हम लोग को अब इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स समझना है कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट चलता है वो क्यों चलता है, उसका क्या कारण है, इस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, और एनसीईआरटी का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे एनसीईआरटी तो उसमें हेडिंग दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट चलता है वो किस वजह से चलता है। ठीक है, उसके बारे में समझ रहा है। और उसके बाद तुरंत दे दिया है ओम्स लॉ, और फिर दिया हुआ है क्या, ये वाला टॉपिक, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है। इसमें लेकिन अच्छे तरीके से फिर उसके बाद इस वाले टॉपिक के बाद दिया है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, यानी ओम्स लॉ और ओम्स लॉ के लिमिटेशन के बीच में ये वाला टॉपिक डाल दिया है। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार होना यहाँ पे यही चाहिए था कि इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में जो क्यों चलता है उसके कारण के बाद सीधा यही चीज हमको समझना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसके बाद तब ओम्स लॉ और फिर ओम्स लॉ का लिमिटेशन। ठीक है, ये सही अरेंजमेंट होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ाई को करेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभी कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट चलता है उसका कारण क्या है। ठीक है, यानी कि पहले उधर का टॉपिक पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं इधर कि इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, तो उसको गहराई से समझते हैं, इन सारा चीज का रिलेशन एक दूसरे से। जैसे कि अगर ये इस तरीके से कंडक्टर है कोई, ठीक है, कंडक्टर बोले तो ये एक वायर है। ठीक है, वायर में यहां पर हम लोग क्या किए हैं, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए। ठीक, इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट किया, यहां से यहां तक पूरा ये एकदम प्लेन वायर ही है, लेकिन उसमें क्या किए हैं, इतना सा हिस्सा को थोड़ा सा बस हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने का मतलब यही हो गया कि इसको एकदम बारीक थोड़ा जूम करके एकदम, तब हम लोग देख रहे हैं कि अंदर में क्या हो रहा है, किसी वायर के अंदर होता क्या है जिस वजह से करंट चलने लगता है। ठीक है, करंट जो आता है उस करंट का आखिर ओरिजिन है क्या, क्यों करंट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग करंट, इलेक्ट्रिक करंट का खाली इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन वगैरह सब किए थे। अच्छा, तो चलिए देखिए हम लोग समझते हैं होता क्या है कि जैसे ये बैटरी है। ठीक है, बैटरी से दोनों एंड को, यहां कंडक्टर के दोनों एंड को कनेक्ट किए, तो ये हो गया हमारा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, और ये होता है क्या, निगेटिव टर्मिनल। बैटरी के बारे में भी हमको विस्तार से पढ़ना है, एक दो टॉपिक के बाद, उस टॉपिक के बाद बैटरी भी आएगा, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, बैटरी का फंक्शन सब भी। ठीक है, तो बैटरी है कनेक्टेड, तो अब ये इधर पॉजिटिव टर्मिनल, ये इस तरीके का बैटरी होता है, जो इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे हो गया, नहीं जिधर इस तरीके का निकला रहता है ना, ये हल्का से, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और इधर वाला निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक, अच्छा, तो इधर हम लोग पॉजिटिव क्रिएट कर दिए, इस तरफ, इस एंड के तरफ क्या हो गया, इधर पॉजिटिव, और इधर मेरा क्या है, नेगेटिव। अच्छा, अब यहां पे अच्छे तरीके से समझते हैं होता क्या है। जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है उस सिचुएशन में, जब वायर में क्या है, बैटरी कनेक्टेड, इस तरीके से कोई वायर है। ठीक है, तो किसी वायर में अगर हम लोग बैटरी कनेक्ट नहीं किए तो अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है, कोई भी वायर है, कॉपर का तार है, तो कॉपर का तार है तो उस तार के अंदर क्या है, एटम है। एटम है तो एटम के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन सब भी होता है। ठीक है, एटम है, उसके चारों तरफ क्या, इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है, वाइब्रेशन वगैरह सब होता है। थोड़ा सा थर्मल एनर्जी के कारण, जैसे रूम में अभी टेम्परेचर है, कुछ हीट है, तो उस हीट के कारण, गर्मी के कारण क्या होगा कि ये सब इलेक्ट्रॉन, जो कोई नॉर्मल सा भी तार है, अगर ये तांबा का एक तार है या फिर एल्यूमिनियम का एक तार है, तो तार को इस तरीके से अगर रख दिए तो उसका जो इलेक्ट्रॉन सब उसके अंदर रहता है ना, अपने एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता तो है ही, लेकिन उसका थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, जो हीट है अभी एनवायरमेंट में, ठीक है, उस हीट के कारण, गर्मी के कारण इलेक्ट्रॉन सब में थर्मल एनर्जी आता है, और इस तरीके से हल्का हल्का उसमें वाइब्रेशन भी होता है। तो क्या होगा ना कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे गोल गोल चक्कर ही नहीं लगाएगा, बल्कि ये हल्का हल्का इस तरीके से जिगजैग जिगजैग इस तरीके से भी करता है मोशन, थोड़ा हिलता डुलता भी है, वाइब्रेशन भी होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक है, किस वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से। ठीक है, अब थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वाइब्रेट तो करेगा, लेकिन इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो कहने का अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन
हमारा ऐसे करके यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 तो कर रहा है, लेकिन अगर नेट देखेंगे तो वहीं अपने पास में ही, ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां चला गया, तो करंट नहीं है अभी। थर्मल एनर्जी के कारण कोई करंट किसी प्रकार का कुछ नहीं रहता है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते रहता है, रैंडम मोशन करता है। थर्मल एनर्जी के कारण रैंडम मोशन करता है, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जो कुल विस्थापन है, यानी ये नेट वो यहाँ से वहाँ तक कहीं तक जाता नहीं है, अपनी जगह पर रहता है थर्मल एनर्जी के कारण। अब बहुत ज़्यादा रफ्तार रहता है, 10⁴ मीटर पर सेकंड के आसपास, यानी 10,000। ठीक है, अच्छा, तो यानी स्पीड बहुत ज़्यादा तेजी में वाइब्रेट करता है। ठीक है, इतना तक रहता है। अब होता क्या है यहाँ पर कि अब हम लोग इस कंडक्टर को क्या किए, बैटरी से कनेक्ट किए। अच्छा, चैप्टर 1-2 में हम लोग पढ़े हैं, जिसको कि 1 और 2 को मिला के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, उसमें हम लोग बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वहां पर हम लोग ये पढ़े हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अच्छा, लेकिन इस चैप्टर नंबर 3 में हम लोग क्या किए, बैटरी कनेक्ट कर दिए किसी कंडक्टर से, तो अब यहां पर माहौल कुछ और होगा। ठीक है, अब स्थिति थोड़ा बदलेगा। अब जो है, चूंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां कनेक्ट हो गया, नेगेटिव टर्मिनल यहां कनेक्ट हो गया, उस वजह से क्या होगा कि अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से किधर, नेगेटिव चार्ज किधर। तो यानी कि अगर ये बोला जाए कि क्या सदैव कंडक्टर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेकिन किस सिचुएशन में, जब आप कोई बैटरी कनेक्ट कर दो, कोई एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर कर दो, तब। लेकिन अगर तुमसे सवाल में पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज, तब फिर जीरो मार देना वहां, क्या कि तब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से सवाल कर रहा है। ठीक है, तो वो ऐसे जनरली ध्यान रखना, जब एक बहस का मुद्दा बनेगा तब हम लोग बात कर सकते हैं इस पर कि हाँ भाई, अगर स्पेशली बोल दिया है कि किसी कंडक्टर को हम लोग किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए, अब बताइए कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, तब वहां पे स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अच्छा, तो जैसे हम इसको कनेक्ट किए, तो कनेक्ट करने के बाद होता क्या है यहाँ पे, उसको अच्छे से समझना है हम लोग को। फिर इसी चीज को समझते समझते हम लोग एक छोटा सा कुछ कैलकुलेशन भी करेंगे। इस चैप्टर में एक ही डेरिवेशन है सिर्फ, वो लास्ट में आता है। ठीक है, तो बाकी अभी कोई डेरिवेशन सब है नहीं, हल्का हल्का चीज सब है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में होगा क्या, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर तो एक फोर्स लगेगा, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। ठीक है, बहुत गहराई से समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, तो अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो किधर लगाता है, इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन। शुरू में एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या मतलब खोज किया था ये सब चीज के बारे में, चार्ज वार्ज के बारे में। तो उस समय शुरू में क्या किया जाता था ना, कि ये माना जाता है, अभी भी चल रहा है वही प्रचलन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं है किसी तार में, पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन हो गया ना, एटम के न्यूक्लियस के अंदर है, तो वो नहीं चलता, चलता हमेशा इलेक्ट्रॉन ही है। बोला ये जाता है अभी भी कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहा है ना, तो करंट हमारा उधर है, इलेक्ट्रॉन के बहाव के उल्टा दिशा में करंट चलता है। ठीक है, ये डायरेक्शन है, लेकिन ये जो है ना, शुरू में किया गया गलती के वजह से आज तक ये चला जा रहा है। शुरू में लोग ये सोचा वहां पे, ठीक है, एक साइंटिस्ट से गलती हुआ था, वहां क्या था ना कि इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट करके जब इधर आया ना इलेक्ट्रॉन, तो कहीं से इलेक्ट्रॉन जाता है, तो वहां पर क्या पॉजिटिव डेवलप हुआ, उसका जो इलेक्ट्रॉन इधर आया था ना, बैटरी धक्का मार के, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को बगल वाले जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गया था, तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है ना कि ऐसे धक्का मारा तो इलेक्ट्रॉन सब आगे आगे बढ़ता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ से जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज सब डेवलप होता। जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ चला आया तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर जैसे जैसे हट रहा, जहाँ जहाँ जगह छोड़ रहा था वहाँ वहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, और इधर से इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था घूम करके वो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा था। तो ऐसा महसूस हुआ उसको कि पॉजिटिव चार्ज ही जो है ना वो शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का शिफ्ट होना को ही मतलब वो मान लिया कि हाँ चलो ठीक है भाई, करंट का डायरेक्शन। और पॉजिटिव चार्ज का अगर कल्पना करें, पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से सोचे, तो पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करेगा, अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में।
तो कैलकुलेशन सब बहुत आसान होने लगा। पॉजिटिव चार्ज को सोच करके अगर हम पढ़ाई करेंगे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी को, तो बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज ऐसा मान ले, हमको बता देते हैं अभी कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पानी से तुलना कर दें, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का तुलना क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब पानी मान ले, वाटर। अच्छा, और उसके बाद जो मोटर रहता है ना, मोटर, उसको बैटरी अगर समझे, ठीक है, तो बहुत सारा सुविधा होता है हमको पढ़ाई में, ठीक है। और वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे नहीं हाई वाटर लेवल है या लो है वाटर लेवल, पानी का लेवल ज़्यादा है, पानी का लेवल कम है, पाइप से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, यानी कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ पानी फ्लो करता है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करेगा। ऐसे करके हम लोग पढ़ाई करेंगे तो बहुत आसानी से होगा पढ़ाई हमारा, ठीक है, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बनाया उसी तरह से किया गया। लेकिन एक्चुअल में गहराई में हमको जानना है कि एक्चुअल में जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। पॉजिटिव का चार्ज ऐसे बोल रहा है तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव नहीं जा रहा है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग की वजह से ये चीज ऐसा हो रहा है। अच्छा चलो आगे समझते हैं और इसमें। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड देने से पहले तो इधर उधर जिगजैग मोशन किया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड देने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन सब पे क्या हुआ, इधर फोर्स लगा। यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस दिशा में चलना शुरू करेगा। तो जब इस दिशा में चलना शुरू करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का इधर फ्लो करना मतलब क्या आया, क्या स्टार्ट हो गया, करंट स्टार्ट हो गया एक तरह से। तो ये इधर से ऐसे जाएगा, बैटरी फिर इधर से इधर कर देता है, इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेज देता है, फिर उसके बाद ये चीज ऐसे घूमते रहता है हमेशा, ठीक है, हमेशा घूमते रहेगा। बैटरी का भी फंक्शन हम लोग आगे समझेंगे। तो बैटरी बस करता क्या है, सर्किट में इलेक्ट्रॉन को घुमाने का काम करता है। जैसे मोटर भी तो क्या करता है, पानी को सिर्फ घुमाने का काम करता है। जैसे पानी को जमीन से क्या किया, खींच के निकाला, टंकी तक भेजा, वहां से फिर आते हुए फिर नल में अपना से होते हुए फिर जमीन के अंदर चला जाता, तो एक साइकिल क्रिएट किया ना, बस वही चीज है। मोटर कोई भी क्या करता है, पानी पैदा तो करता नहीं है, उसी तरह बैटरी भी कोई चार्ज पैदा नहीं करता है, ठीक है, बस क्या करता है, सर्किट का चार्ज को घुमाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को सिर्फ घुमाने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग को इस डायरेक्शन में से फोर्स लगा, फोर्स लगने के कारण इसका मूवमेंट इधर स्टार्ट हुआ, तो ये इधर खिसकने लगा इलेक्ट्रॉन। ये देखना, एक एक वर्ड पे मेरा फोकस करना, सब किसी कारण से वर्ड यूज कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन जो होता है इस तरफ क्या होगा, धीरे धीरे खिसकेगा, ठीक है। तो खिसकेगा ना जब, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो बहुत तेजी में इलेक्ट्रॉन जाता है, ऐसा नहीं होता है, होता बहुत तेजी में नहीं होता है। लेकिन हम लोग को लगता है कि जो स्विच ऑन किए और स्विच ऑन करते ही तुरंत वहां तक इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं होता है। सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का धक्का देता है, बस खाली धक्का पहुंचता है उतना दूर तक, सब फिर खिसकने लगता है, हल्का 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 हल्का, चलता बहुत धीरे इलेक्ट्रॉन। होता क्या है कि इस पर इधर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, फोर्स इधर लगा, फोर्स लगने के बाद क्या होगा, फोर्स जब इस तरफ लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलना शुरू करेगा। तो जैसे ही जाएगा ना, तो किसी भी चीज के ऊपर जब फोर्स लगता है तो फोर्स लगने के बाद उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो यहां का इलेक्ट्रॉन में भी एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन पैदा होगा, उस तरफ त्वरण पैदा होगा, रफ्तार इसका बढ़ना शुरू करेगा। शुरू में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है, इनिशियल स्पीड जो है शुरू में इसका रफ्तार उस दिशा में नहीं है, 0 है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं इसके तरफ, उस तरफ फोर्स लगा, फोर्स बराबर कितना होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है, ई, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिए हैं, मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैपिटल ई से सूचित कर दिए। तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, कैपिटल ई इंटू ई। तो जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर उस दिशा में, तो फोर्स हमारा कितना होगा, देखो तो, जो फोर्स लगेगा वो फोर्स बराबर होगा, क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही ना। तो ये हो गया ई इंटू क्या, कैपिटल ई। तो इसके ऊपर उस दिशा में इतना फोर्स लगा, ठीक है। धीरे धीरे एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे हम लोग समझते समझते। तो अब उधर फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने के बाद उधर चलेगा, लेकिन चलने के बाद भी होता क्या है ना कि कुछ देर तक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हुए, रफ्तार बढ़ाते हुए आगे की ओर जाता है। उसका जैसे थोड़ा देर तक जाएगा, जाने के बाद क्या होगा ना, रफ्तार पकड़ लिया,
जैसे रफ्तार पकड़ा तो उसके बाद जा करके क्या होता है, फिर आगे भी और सब भी इलेक्ट्रॉन रहता है ना ढेर सारा, तो वो सब इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा गया, मान लो टकरा के फिर क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे टक गया जाके टकराया, फिर स्लो डाउन हुआ, रफ्तार गया उसका, फिर साइड लेके, फिर उसके बाद चलना शुरू करता है। फिर किसी से टकराया, फिर साइड लिया, फिर चलते रहता है। तो यानी चलते भी रहता है, थोड़ा थोड़ा सा मोशन करेगा, चलेगा थोड़ा देर, टकराएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, लूज करेगा। काइनेटिक एनर्जी जो लूज करेगा, उस काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, हीट पैदा होता है। कभी भी इसमें ये बात भी हम लोग को समझ में आ रहा है कि आखिर करंट चलता है तो करंट चलने के बाद तार गर्म क्यों हो जाता है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, लूज करता है। वही काइनेटिक एनर्जी क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। तो इस वजह से क्या होता है कि कोई भी तार वगैरह गर्म भी हो जाता है। अच्छा ठीक है, और भी यहाँ कहानी है, और भी बात है, समझते हैं। सुनो, यहां पे सिर्फ इतना ही चीज नहीं है, यहां से इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलते 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 आया, यहां तक आया, मान लो आकर के किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, या आगे जो चल रहा है उसके कारण भी धक्का लगा इसमें, तो थोड़ा सा आगे चला, रफ्तार किया, स्लो डाउन हो गया, फिर रफ्तार किया, फिर स्लो डाउन हो गया, फिर थोड़ा देर के लिए रफ्तार किया, स्लो डाउन, इस तरीके से चलता है इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें भी क्या है कि थोड़े देर तक ये एक्सेलरेट कर रहा है, जितना समय तक कोई इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होकर के चल रहा है उसको कहते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। एक वर्ड आ रहा है यहां पे, जितना समय तक इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, रिलैक्स होकर के चलता है, ठीक है, जितना टाइम तक, उस टाइम को कहते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। यहां पे हम लोग एक चीज, यहां एक छोटा सा वर्ड यूज करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, ये सब काम का चीज है। रिलैक्सेशन टाइम यानी टॉ से डिनोट करते हैं इसको। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है तो थोड़ा देर तक तो ये अपना रफ्तार को बढ़ाता है, एक्सेलरेट, जीरो से इसका रफ्तार आगे की तरफ बढ़ेगा, एक्सेलरेट करेगा, करते 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 एक समय तक रफ्तार पहुंचा, उसके दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा के अपना रफ्तार को छोड़ दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ा, फिर टकराते टकराते जा रहा है। तो जितना देर तक ये एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि दो टकराव के बीच, एक बार यहां टकराया, फिर उसका जाएगा आगे आगे जाएगा, फिर किसी और से टकराया, तो ये दो टकराव के बीच का जो समय, किसी भी दो टकराव के बीच जो रिलैक्स होकर के जितना देर तक कोई भी इलेक्ट्रॉन चलता है एक्सेलरेट होते हुए, उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इसको डिफाइन कर लेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो बात हम समझे कि ठीक है, चलो वो रिलैक्सेशन टाइम, उतना समय तक ये क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, यानी उतने समय तक वो अपने रफ्तार को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन अपने रफ्तार को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, चलो इसको यहां पे हम लोग डिफाइन करेंगे थोड़ा देर के बाद। तो चलो वो समय हम लोग समझ गए, ठीक है, कि वो समय हमारा रिलैक्सेशन टाइम। अब एक चीज देखा जाए, इसमें जो रफ्तार इस दिशा में जो पैदा हुआ, डेवलप हुआ, ठीक है, तो वो रफ्तार मेरा कितना आता है, डेवलप होता है। जैसे एक फॉर्मूला पढ़े हो, v बराबर u प्लस AT, हाँ एक फॉर्मूला होता है, हाँ एक बात हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फ्रॉम 11th क्या लिखेंगे, फ्रॉम 9th क्लास से जानते हैं, 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, v बराबर u प्लस AT, ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हैं ना। फाइनल वेलोसिटी बराबर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, शुरू का रफ्तार, बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये वही फॉर्मूला है, v माइनस u अब IT, वही फॉर्मूला है। ये हमारा ये क्या हो जाता है, फाइनल ये क्या है, वेलोसिटी है, अच्छा ये इनिशियल, हाँ वेलोसिटी है, अच्छा, और ये मेरा क्या है, टाइम है, जितना टाइम तक एक्सेलरेट किया, और ये ए क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा ठीक है, अब इसमें आगे थोड़ा सा बात और हम लोग समझते हैं। यहां पे एक चीज देखो तो जरा सा, यहां पे है क्या क्या, देखो u हमारा क्या है, 0 ना, किस चीज के लिए हम लोग लिख रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन ना, फॉर
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए ही हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर कि शुरू में उसका रफ्तार को 0 मानेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद फिर उसमें एक्सेलरेशन की अगर बात करें, ए बराबर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स जो डिवाइडेड बाय क्या, मास करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो एक्सेलरेशन जरा हम लोग निकालो, तो एक्सेलरेशन फोर्स कितना लग रहा था, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही ना, यानी स्मॉल ई गुना क्या, कैपिटल ई, स्मॉल ई गुना क्या, कैपिटल ई, भागा मास की बात करें तो ये m ना। यहां पे एक बात ध्यान रखना है हम लोग को कि यहां क्या है, E बराबर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा ठीक है, m बराबर क्या है भाई, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का क्या है ये मास है, जिसका वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एनसीईआरटी में 1 लिखता है, ठीक है। अच्छा, और यहां E जो है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बैटरी के द्वारा क्रिएट किया गया, जो बैटरी के द्वारा यहाँ पे क्रिएट किया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे, तो ये हमारा एक्सेलरेशन भी हाथ में है, v बराबर u प्लस at में हम लोग v निकालेंगे, वेलोसिटी उसका एक निकालेंगे, ठीक है, कि क्या होता है वेलोसिटी, तो ये है। अच्छा, t हमारा, टॉ हमारा क्या है, रिलैक्स, हाँ, सेशन टाइम, मतलब जितना टाइम तक वो क्या हो रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा है, रफ्तार को अपना बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, वो समय। तो हम लोग एक बात जानते हैं, चूंकि v बराबर होता है u प्लस at, ठीक है, इसीलिए v बराबर u हमारा हो गया 0 प्लस a की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, e बाय क्या m, और टाइम की जगह क्या पुट करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टॉ। तो यानी कि हम लोग का जो ये जो v आया, इस v को हम लोग लिख सकते हैं क्या, e टॉ बाय m, ई टॉ बाय m, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, इस वेलोसिटी को हम लोग जो है ना यहां पर, इसी वेलोसिटी को हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी के रूप में जानते हैं कि औसतन इस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसी तार में खिसकता है, औसतन इस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन किसी तार में क्या हो रहा है, खिसक रहा है, यही मान करके हम लोग आगे का पढ़ाई सब कुछ करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे, नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये एकदम वीवीआई फॉर्मूला हो गया, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ के भी दौरा के नजरिए से, ठीक है। और ऐसे इसको कुछ निकाल के दिखाने नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है ना, इस पर बहुत तरह का सवाल उठता है अभी भी, ठीक है, इसके डेरिवेशन को लेकर के उतना ज़्यादा, इसलिए इसको निकालने के लिए तुमको नहीं देगा। बस ये बात हमको अपने में खुद समझना है कि क्या चीज़ सब होता क्या क्या है ना। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें वो है एक औसत रफ्तार है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी डिफाइन करना पड़ेगा। इट इज़ एन एवरेज स्पीड ना विथ विच क्या इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ कंडक्टर ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद, यानी बैटरी वगैरह से कनेक्ट करने के बाद, जिस औसत रफ्तार से इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में चल रहा है, उसी रफ्तार, औसत रफ्तार को हम लोग क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसका मान होता है क्या, ई टॉ बाय एम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब ये चीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो निकाले, उसके बाद अब हम लोग को एक काम करना है कि करंट का फॉर्मूला को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में निकालेंगे। क्या करेंगे, करंट का फॉर्मूला को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में निकालेंगे, ठीक है। करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू V बाय R तो पढ़े हो 10th क्लास में, ओम्स लॉ में, है ना। लेकिन यहां करंट का हम एक नया फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो जो क्रिएशन होगा वो हो सकता है 2 मार्क्स में पूछने वाला चीज, ठीक है, हो सकता है, लेकिन इसमें 5 मार्क्स वाला सिर्फ एक ही तो चीज है, वो एक आता है, हम लोग पढ़े थे ना व्हीटस्टोन ब्रिज में, कैपेसिटर में C1/C2 बराबर C3/C4 हो जाए तो बीच का C5 को गायब कर देते हैं। तो वही चीज ना रेसिस्टेंस में भी होगा,
R1/R2 बराबर R3 बाय R4, तो बीच का R5 गैप करेंगे। और इस चीज़ का प्रूफ है 5 मार्क्स में, जो अक्सर देखें कि पूछा है, सीबीएसई में भी बहुत बार रिपीटेड है, बिहार बोर्ड में भी बहुत बार रिपीटेड है, तो वो सब चीज़ भी हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग को इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं सारा चीज़ को, इसमें से रिलैक्सेशन टाइम जो है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करंट का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ये लिखा जाए, साथ में हम यहाँ डिफाइन करते हैं और फिर ये तब ये करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा बात इसमें एक चीज है जो बहुत खास है, लोग को एक कंफ्यूजन होता है कि अगर तार में करंट है, तो जैसे यहां पे तार में करंट है, इलेक्ट्रॉन इधर गया ना, तो करंट हमारा किधर हो गया, उस तरफ, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की उल्टा दिशा में। एक कंफ्यूजन लोग के मन में रहता है कि इसमें करंट चल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, चार्ज चल रहा है, मतलब लोग को सोच में आता है क्या कि ये जो तार है ना, इस तार में ना चार्ज है, ये चार्ज, ये जो तार है, ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है अभी, ये पूरी तरीके से न्यूट्रल है, उसके पास चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। किसी भी तार में करंट चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास नेट चार्ज कुछ है। नेट चार्ज मतलब कुछ आ जाने का मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव में, ऐसा नहीं है। ये यहां पे टोटल, इस पूरा सिस्टम में टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज का संख्या बराबर है। यहां पे हो कि सिर्फ यही रहा है, यहां एक्चुअल में तो एक्चुअल जो बात जो करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से है ना, तो बैटरी क्या किया ना, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ से उठा के उधर फेंका। तो जैसे यहां पर तो एटम होगा ना भाई, यहां जो एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पर भी जो एटम है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये बैटरी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर ऐसे ना घुमाना है इलेक्ट्रॉन को, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, इधर से ये फोर्स लगा करके इलेक्ट्रॉन को खींच के उस तरफ भेजा। तो जैसे इस तरफ से खींच के उस तरफ भेजेगा तो तुरंत क्या होगा वहां पर, जैसे यहां से खाली हुआ तो यहां पे पॉजिटिव क्रिएट होगा, यहां पॉजिटिव क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन इधर का उस तरफ गया, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से उस तरफ जाएगा तो वहां जाकर के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और भी जो एटम यहां पर पहले से मौजूद था, उस एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन था, एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन था, तो इधर इस तरफ से जो इलेक्ट्रॉन टप करके उस तरफ गया है, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये सब इलेक्ट्रॉन पे चक्कर धक्का मारेगा। तो कोई पे भी जो इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो इधर से हम इलेक्ट्रॉन को, बैटरी क्या किया, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को इधर से उस तरफ भेज दिया है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन सब आया, ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, एटम के इलेक्ट्रॉन सबको धक्का मारेगा। तो धक्का मारेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, निकल करके आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा, यहां पर से क्या हो गया, यहां पे का पॉजिटिव चार्ज तो यहां पे क्रिएट हुआ था, तो ये जो बगल वाला को धक्का मारा, तो वो भी तो अपना सब बगल वाला को धक्का मारते 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 तुरंत उसी इंस्टेंट पे क्या होता है, यहां से कुछ, यहां से क्या होगा, यहां पर का बगल का भी तो एटम होगा, यहां पे बगल का भी तो एटम होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां खाली जगह को ले लेता है। तो जैसे खाली जगह लिया, तो पहले जो शुरू में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया था, तो यहां पे पॉजिटिव क्रिएट हुआ था। अब चूंकि धक्का खा करके इधर से जो आया, अब ये एटम क्या है, यहां खाली हो गया ना जगह, तो यहां का एटम आगे उधर भेजा, तो यहां का एटम जब इलेक्ट्रॉन को अपना आगे भेजेगा, तो ये पॉजिटिव मेरा खत्म हो जाएगा। यहां का इलेक्ट्रॉन, यहां का एटम शुरू में क्या हुआ था, यहां का इलेक्ट्रॉन को बैटरी खींच के उस तरफ भेज दिया, तो यहां पॉजिटिव क्रिएट हुआ। अच्छा ठीक है, इधर जो भेजा तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, और वो सब को धक्का मारते 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 यहाँ लेके आया इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर का जो एटम जो है, इसमें कभी इलेक्ट्रॉन तो उधर जाएगा, तो इधर से शिफ्टिंग धक्का लगेगा, सब एक दूसरे में सटा हुआ है ना। हाँ, तो यहां पे जैसे उधर गया, तो इसका पॉजिटिव अब खत्म हो गया, अब यहां पॉजिटिव क्रिएट हो गया, यहां पॉजिटिव क्रिएट हुआ, तो यानी कि ये पॉजिटिव जो यहां था, अब थोड़ा देर में कहां, यहां आ गया, इधर शिफ्ट हुआ ना पॉजिटिव चार्ज, लग रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा होता है, प्रतीत हो रहा है। तो यही चीज कंफ्यूजन साइंटिस्ट लोग को हुआ था शुरू में। फिर उसके बाद क्या होता है, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव क्रिएट हो गया। अब और ये क्या करेगा, ये तो देखा कि ये तो न्यूट्रल है, ये बैटरी तो ये देख रहा है ना कि फिर से न्यूट्रल हो गया ही, तो फिर से इसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर खींच के उधर फेंकेगा। तो जैसे फेंकेगा, फिर धक्का खा के इलेक्ट्रॉन सब जो, अब यहां का जो बगल का जो एटम होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को इसको भेजा, तो जैसे ही इसको यहां भेजेगा, तो ये पॉजिटिव सब खत्म। अब इसके पास पॉजिटिव क्रिएट हो गया, तो अब हमको लग तो यही ना प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस तो ये ना हो रहा है कि पॉजिटिव जो कि यहां था अब यहां आ गया, यही पॉजिटिव ऐसे करके घूम रहा है। तो ऐसा महसूस हुआ था उस समय का साइंटिस्ट, जिसका नाम शायद बेंजामिन फ्रैंकलिन था या ऐसा कुछ।
हाँ रहता तो न्यूट्रल है, बस सर्किट में पूरा नेट सर्किट तो न्यूट्रल ही है, वो बस धक्का खा के इधर उधर जो जा रहा है तो नेट चार्ज तो जस का तस रहता है। ये इसको अगर हम एक आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, अगर इस पूरा सिस्टम को एक लकड़ी के स्टैंड पे रखे हुए हैं और देख रहे हैं ऐसा होते हुए, तो वो तो न्यूट्रल रहता है। नेट चार्ज जस का तस, हम तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पढ़े हैं ना। यहाँ पे बात यही हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज लोग को लगा कि इधर जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से बोल दिया करंट इधर, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब चूंकि अब बन गया और उसके हिसाब से ढेरी फार्मूला और सब कुछ क्रिएट हो गया, तो अब लोग चला रहा है तो चलने दो, अब वही है। तो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करते हुए बातचीत करेंगे ना, तो बहुत सुविधाजनक होगा। चैप्टर नंबर 4 भी, ये सब चीज भी, 5 भी, तो गहराई इसमें इतना। चलो लिखो 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 लिखो। तो ये बात ध्यान रखना कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल होता है। कोई जरूरी नहीं कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर चार्ज हो, ऐसा नहीं है। इसमें तार में करंट चल रहा है, इसका मतलब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि इसके पास एक्स्ट्रा चार्ज है। एक्स्ट्रा चार्ज का कोई वस्तु पे चार्ज होने का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है बराबर नहीं होना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर नहीं होना को ना चार्ज कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए हम ऊपर से इसमें कुछ और इलेक्ट्रॉन छीट देंगे, ठीक है, करंट चल रहा था लेकिन फिर हम एक्स्ट्रा उस पर इलेक्ट्रॉन छीट दिए, अब ना वो भाई चार्ज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल है, ऐसे कोई तार है, तो उसका क्या होता है? न्यूट्रल ही रहता है। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल होता है, ये बात ध्यान रहे। लिखो लिखो। तो लास्ट हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इसको निकाले थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई टॉ बाय एम होता है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग डेफिनेशन इसका समझे। क्या होता है डेफिनेशन इसका? कि इट इज द, या जनरली है क्या वो डेफिनेशन, क्या मतलब है क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी तार में जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो वो किस एवरेज स्पीड से चल रहा है, वही एवरेज स्पीड हमारा क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना। इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ वायर ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी तार में इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन है जिस औसत रफ्तार से चलता है, उसी को कहते हैं क्या हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, जरा ये कोई बताना हमको। एक बार देखो तो कोई गूगल पे, ये 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड शायद है, एक बार लेकिन चेक कर लो जरा सा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो लगभग शायद 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है लगभग शायद। और एक होता है थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी ये शायद, अब या जितना भी हो या क्या है रफ्तार पता नहीं, देख लो जरा से क्या है। हाँ सही है, अच्छा ठीक। थर्मल वेलोसिटी चेक करो तो कितना होता है? 10⁻, ये तो पॉजिटिव में होगा शायद, 3 4 5 ऐसे कुछ है। 5 है कि कितना है पता नहीं, 5 है या 4 है, देखो प्लस में, इतना मीटर पर सेकंड। थर्मल वेलोसिटी है क्या? थर्मल वेलोसिटी 5 है, ठीक है। नहीं कंफ्यूज, ध्यान में नहीं था, श्योरिटी हो जाना ज्यादा अच्छा है ना क्या। तो चलो ठीक है, थर्मल वेलोसिटी क्या बोले कि 10⁵ मीटर पर सेकेंड थर्मल वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब हो गया यानी कि 1,00,000 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी में वो हीट के कारण, जैसे अगर वायर कोई रखा हुआ है, ठीक है, तो वायर रखा हुआ है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है, तब उसका जो मूवमेंट जो स्पीड जो होता है ना, वो इतना लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड, यानी 1,00,000 मीटर पर सेकंड से बहुत ज्यादा तेजी में इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा होता है। जब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि बैटरी जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि तब उसका जो रफ्तार हो जाता है वो होता है कितना? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड औसत रफ्तार से वो आगे बढ़ता है, यानी कि आगे जाता है, टकराता है, आगे जाता है, तो बहुत स्लो हो गया ना। 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड का मतलब 1/10,000 ना, 1 मीटर का 10,000वां हिस्सा ना, इतना चलता है 1 सेकंड में। तो बहुत धीरे धीरे, तो बस होता है यहाँ पे क्या कि बस इलेक्ट्रॉन बगल वाले इलेक्ट्रॉन को सिर्फ धक्का देता रहता है। उसके अगर सब एक दूसरे से सटा हुआ है, इसको धक्का मारेगा तो सब ना एक ही बार में हिल जाएगा,
तो वही चीज हो रहा होता है बस। अच्छा चलो, तो यहाँ पे ये चीज तो हम लोग समझे। अब हम लोग आगे जो है इसके बाद लिखते रहना इसको, इसमें हम लोग एक काम करेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज है ये, करंट का फॉर्मूला अभी निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। हेडिंग जो चल रहा है वही हेडिंग के अंतर्गत हम लोग सारा काम करेंगे। जो मेन हेडिंग था ना, वही उसी चीज के बारे में, उसी से रिलेटेड सारा पढ़ाई है। ठीक है, तो अभी हमको इसी हेडिंग में हम लोग को एक बात क्या करना है कि रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच। ये सब हेडिंग हो गया एक प्रकार से रिलेशन। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, रिलेशन निकालने वाले हैं किसके किसके बीच, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग रिलेशन बिटवीन क्या, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेंगे। तो ये जो मेन हमारा जो हेडिंग था चल रहा था वो करंट इन कंडक्टर, उसके बाद जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेसिस्टिविटी के बारे में जो था हेडिंग, वही हेडिंग के अंतर्गत ही हमको ये बात सीखना है, समझना है। तो चलो देखो हम लोग क्या क्या करेंगे इसमें। जैसे कि एक चीज देखा जाए, अगर ये एक वायर है, ठीक है, तो वायर में इस तरीके से हम लोग जाने कि बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, इस बैटरी का एक एंड पे पोटेंशियल V और 0 ऐसे रहता है। अच्छा, यानी कि यहाँ पर V, यहाँ पे 0। अच्छा, अभी जो हम एक काम करेंगे, जो डेरिवेशन या जो अभी करने वाले हैं, ये चीज़ हम लोग एक बार लेकिन पहले कभी न कभी हल्का हल्का किए हैं, और थोड़ा सा यही चीज़ हमको आगे भी चल के भविष्य में एक बार और करना है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा चलो, ऐसे ऐसे ये वोल्टेज V इसको दिए 0। अच्छा, V से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाने पे पोटेंशियल घटता है। यहाँ का पोटेंशियल है V, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, 0। जैसे से आगे जाएंगे पोटेंशियल सब गिरेगा। अच्छा ठीक है। यहाँ ऐसा है, इधर यहाँ पे पॉजिटिव और इधर क्या हो जाता है, निगेटिव, यही ना, ऐसा ही कुछ है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ऐसे रहता है। अच्छा, अभी इसी में जरा सा ध्यान से देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये E, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा चलो, E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहां से यहां तक ये तार का जो लंबाई है उसको हम लोग L से सूचित करेंगे। ये L हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना है, कैपिटल N बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इस तार में इलेक्ट्रॉन तो होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन, जो टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या है वो है कैपिटल N। टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें कितना, क्या चीज से हम डिनोट किए, कैपिटल N से। इलेक्ट्रॉन सब होगा इसमें, चलो, तो जो इलेक्ट्रॉन सब होगा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सब है इसके अंदर, ठीक है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन सब है। अच्छा, सभी इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लग रहा है। सभी इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लगेगा, तो यहां से सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 इधर चला आएगा। तार इतना ही दूर तक हम लोग कल्पना करेंगे तार का, ठीक है, चलो इधर आ जाएगा, चलो आएगा, अच्छी बात है। आगे हम लोग अब समझते हैं। यहां पे एक चीज और दर्शा रहे हैं, स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं, देखो क्या चीज को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वायर के यूनिट वॉल्यूम में, इकाई वॉल्यूम में, यूनिट ना, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन का संख्या, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में कहने का मतलब हो गया 1 मीटर क्यूब में। अच्छा, ये हमको बताएगा कि किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कितना ज्यादा है, या इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कितना ज्यादा है। अगर यूनिट वॉल्यूम में किसी, जैसे कॉपर में पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का मात्रा है 50, और एल्यूमिनियम में पर यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का मात्रा है 20 ना, तो ज्यादा पास इलेक्ट्रॉन ज्यादातर मात्रा में किस में, इलेक्ट्रॉन ये इसमें कॉपर में है अच्छे से ना, पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का मात्रा उसमें ज्यादा है। अच्छा ठीक, ये पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा है, ये बराबर इसको क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे क्या, वॉल्यूम। ये हो जाएगा ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ये सब चीज, टोटल
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग एन को इधर रखे तो इसको इससे गुना करके कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन इंटू क्या, वी लिख सकते हैं। स्मॉल एन इंटू क्या लिख सकते हैं, वी। अच्छा, ये तो वी हमारा क्या है, वॉल्यूम है। अच्छा ठीक है, एन बराबर देखो स्मॉल एन, ठीक है, उसके इसको वॉल्यूम को देखो तो ये जो वायर है ये तो सिलिंड्रिकल शेप का है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये एरिया होगा। ठीक है, ये मेरा क्या है इसका, ए बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है क्या, जैसे कि कोई तार है ऐसे और इसी तार से बीच में से ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, हम इसी तार को ऐसे कट करेंगे तो यहां पर जो एरिया बनेगा ना, कोई तार को कट करते तो यहां बनता है ना, ये उसी एरिया को गोल, उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, वहीं से अपना तार ये करंट वगैरह क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये यहां पे देखो तो कोई सिलेंडर अगर है, बेलन है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ये पढ़े हैं 10th क्लास में। तो इस वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे, एरिया इंटू, अच्छा अब ये कैपिटल एन है क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर का क्या वैल्यू आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम गुना वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये तीनों को गुना करने के बाद ये हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। अच्छा ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, तो देयरफॉर टोटल चार्ज यहां पे कितना हुआ, देखो तो टोटल चार्ज बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, क्यू बराबर क्या, एन इंटू ई, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कहां से लिख दिए ये, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग एक बात जानते हैं अच्छे से, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है कहीं मौजूद तो 6 ई चार्ज हो जाएगा, 6 गुना प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 15 गो इलेक्ट्रॉन कहीं मौजूद है तो 15 ई चार्ज हो गया, 15 गुना प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहां पे तो टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है, कैपिटल एन, कैपिटल एन टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या ना, हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है ई, तो एन इलेक्ट्रॉन पे टोटल कितना चार्ज हो गया, एन ई, जरा सोचने वाला बात है। देयरफॉर टोटल चार्ज की बात करें अगर तो टोटल चार्ज बराबर, टोटल चार्ज यानी कि क्या, कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज बराबर एन के जगह क्या लिखेंगे, एन ए एल, और ये क्या हो गया ई, तो ये क्या आया, हाँ नाली करके ऐसे इसको याद रखना, NaLe है ना, ये चीज हमको भविष्य में भी एक बार आएगा, ऐसे ही हम लोग फ्यूचर में भी एक बार करेंगे, तब उस समय थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, तब जब करेंगे चैप्टर नंबर 4 में तो यही सेम चीज को वापस जब करेंगे थोड़ा तेजी में तो याद आ जाए। ये याद रखना कि चार्ज का मान, ये इसको ऐसे नाली करके ऐसे रखोगे ना, NaLe ना, तो ये तुमको हाँ ऐसा याद रखना, ये वर्ड तुम्हारे दोबारा जब हम यूज करें और डायरेक्ट लिखे तो थोड़ा पकड़ में आ जाना चाहिए चैप्टर नंबर 4 में। अच्छा ठीक है, यहां तक हम लोग चार्ज तो कैलकुलेट किए, तो टोटल चार्ज इस तार में जो है वो इतना है। अच्छा अब हमको निकालना है क्या, करंट, करंट का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल चार्ज भागा टोटल टाइम जो उसको फ्लो करने में लगा, तो बस एकदम सावधानी से इसको, देयरफॉर करंट इज इक्वल टू, अच्छा I इज इक्वल टू क्या होता है, I यानी कि करंट, करंट बराबर हो गया क्या, टोटल, देखो तो टोटल चार्ज जो है वो तो NaLe है, यही ना, टोटल चार्ज हो गया, और टोटल टाइम कितना लगेगा चार्ज को फ्लो करने में, तो यही ना कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन तक भी पूरा पास हो जाए, सारा इलेक्ट्रॉन यहां से
डिस्प्लेस करके इधर निकल जाना चाहिए। तो उसको दूरी कितना तय करना है, इलेक्ट्रॉन को L दूरी तय करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन को दूरी कितना तय करना है, L। स्पीड क्या है उसका, VD। ड्रिफ्ट स्पीड जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी औसत रफ्तार से इलेक्ट्रॉन चलता है। तो हमको यह पता करना है कि इस L लंबाई वाले तार को पूरा टपने में चार्ज को समय कितना लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय, नॉर्मल ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, है ना, 9th क्लास में भी। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे ये जो टाइम हम लोग लेंगे, तो हाँ, तो ये टाइम हमारा, टाइम बराबर क्या हम लोग यूज करेंगे, डिस्टेंस बाय क्या, स्पीड। वही एवरेज स्पीड जो है इसका ना। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हमको कितना तय करना है, L बाय क्या, VD। वही हम लोग यहाँ पे L बाय क्या लिख देंगे, VD। अच्छा देखो, तो L और L कैंसिल, VD नीचे से ऊपर चला जाएगा। अच्छा देखो, तो I इज इक्वल टू, देखो तो N बच गया, E भी बच गया, A भी बच गया, और VD बचा इसमें। तो I बराबर क्या है, NEA। ठीक है, तो अब इसी में देखा जाए, करंट जो है वो बराबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, अच्छा, इनटू हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनटू क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हर एक टर्म को एक बार लिख देते हैं, इसमें सारा चीज को लिख दिए। क्या, आई करंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना। तो एक बार इसको देख लेना है, ये सारा चीज इसमें, और क्या क्या ये तो लिख लिए थे ना, उसके बाद ये करना है और तब ये करना है। ठीक है, तो ये जो हम लोग करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन समझे, इसी में आगे एक चीज हम लोग जानेंगे, उसी है तो मेन टॉपिक वही है एनसीईआरटी का, लेकिन फिर भी हम लोग उसी में सब हेडिंग के रूप में एक चीज जानेंगे, और कि करंट डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, करंट डेंसिटी, इसको J से डिनोट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर में तीर दिए का मतलब वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, खास चीज है करंट डेंसिटी, समझते हैं। देखो करंट डेंसिटी क्या होता है, तो किसी तार से, तार में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या बोल रहे हैं, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट पास करता है ना, इकाई यानी कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट पास करेगा, वही हमारा कहलाएगा क्या, उस वायर में करंट का डेंसिटी, करंट का डेंसिटी, करंट का घनत्व, डेंसिटी। तो यूनिट एरिया से जितना ज्यादा करंट पास करेगा, करंट डेंसिटी उतना ज्यादा हो जाएगा। इसको डिफाइन करेंगे, देखो देखो क्या बोले कि इट इज द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वायर का, उससे कितना करंट पास करेगा, वही चीज हमको बताता है करंट डेंसिटी। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, थोड़ा इसमें है गहराई, बात को समझते हैं। देखो जैसे यहां पर इस तरीके से एक वायर है, ठीक है, इस वायर में करंट चल रहा है। ठीक है, इस वायर में क्या हो रहा है, I करंट जा रहा है। I बराबर मान लिया जाए कुछ भी, जैसे 20 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, 20 एम्पियर का करंट इस तार से जा रहा है, और इस वायर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। अच्छा ठीक है, और एरिया का मान क्या होगा, अगर ये पूरा सर्कुलर है, तार अगर गोल है ना, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला पोर्शन तो सर्कल के जैसा होगा ना, डिस्क के जैसा, सर्कल जैसा, तो इसका एरिया कितना, पायर स्क्वायर। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो एरिया अपना पायर स्क्वायर होगा, और डायरेक्शन उसका सरफेस पे परपेंडिकुलर। अच्छा, करंट भी तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट भी अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट भी क्या है, उसी तरफ है। ठीक है, अच्छा चलो, जो करंट का डायरेक्शन होता है, वही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन लिया जाता है। एक बात ध्यान रखना है यहां पे कि डायरेक्शन, करंट डेंसिटी बराबर हम क्या बोले, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, करंट डेंसिटी J बराबर करंट पर यूनिट एरिया ना। यूनिट एरिया में जितना करंट है, जैसे ये एरिया की बात करें, तो ये एरिया है हमारा अगर
5 मीटर स्क्वायर। हमें एक बात बता दिए उदाहरण के लिए, 20 एम्पियर करंट है, आइए 5 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। तो यहां पे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, जे बराबर करंट हो गया क्या 20 भागा एरिया 5। तो 5 मीटर स्क्वायर एरिया में 20 एम्पियर करंट, तो यूनिट एरिया में यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना करंट हो गया 4। तो ये कट के क्या आया 4। तो ये करंट डेंसिटी बराबर करंट का क्या यूनिट होगा, करंट के लिए एम्पियर पर एरिया का क्या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में अगर जरा लिखे, इन वेक्टर फॉर्म, तो देखो जरा सा वेक्टर फॉर्म में इसी फॉर्मूला को लिखेंगे अगर, करंट डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला I बाय ए, ठीक है। इसमें एक बात याद रखना, इसका SI यूनिट जो है वो क्या होगा, SI यूनिट इसका करंट के लिए एम्पियर और एरिया के लिए क्या मीटर स्क्वायर। तो अब ये सब ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या। अच्छा, इसका अगर हमको डायमेंशन लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, डायमेंशन इसका कैसे बनाएंगे, इसका डायमेंशन यहां देखो, तो डायमेंशन हम लोग यहां पे जिक्र कर सकते हैं डायमेंशन का। करंट के लिए क्या होता है ए, एरिया है, एरिया यानी मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर। एरिया का मतलब क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, या है ना। तो दो गो डायमेंशन यूज होगा ना इसमें, तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि लंबाई गुना लंबाई L इंटू एल, तो L स्क्वायर। तो ये L स्क्वायर नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो ए L का पावर क्या -2, या ए की जगह I भी लिखा रहता है कभी कभी। करंट का जो है डायमेंशन उसको ए से भी डिनोट करते हैं और I से भी डिनोट करते हैं, दोनों चल सकता है। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो करंट डेंसिटी बराबर ये क्या है करंट भागा एरिया। तो ये देखो करंट डेंसिटी वेक्टर, एरिया वेक्टर भी वेक्टर होता है। एरिया तो वेक्टर होता है, हम लोग पहले भी फ्लक्स के टाइम में भी पढ़े थे। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर, सरफेस पे परपेंडिकुलर। अगर ये तार ऐसे कटा रहता, तब ऐसे तिरछा कटा रहता तो एरिया वेक्टर इधर हो जाता, अगर ये तार ऐसे रहता तो। हाँ, अच्छा, ये इधर डॉट होगा, ये इधर जब आएगा तो गुना हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज देखो, जे वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए बराबर I होता है। मतलब क्या बोले, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके कुछ आता है, तो वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए बराबर करंट, ये होता है, ठीक है। तो ये सब चीज को ध्यान रखना। अगर मान लिया जाए कहीं ऑब्जेक्टिव में दे दे क्या, तो वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर ए, तो गलत हो जाएगा ना, वेक्टर ए जे डॉट वेक्टर ए चलेगा ना। अच्छा, जब ये और ये का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब करंट बराबर जे ए कॉस थीटा होना चाहिए। जे ए क्या होना चाहिए कॉस थीटा, अगर कहते हैं। अच्छा, यहां पर तो दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, तो यहां तो ठीक है, काम चल गया। यहां तो 0 डिग्री है तब ना, सिंपल ऐसे लिख दिए। लेकिन अगर कोई एंगल हुआ तब, अगर कोई एंगल हुआ तब, यानी कि सिचुएशन अगर कुछ ऐसा हो गया तब, ठीक है। यानी अगर सिचुएशन ऐसा है, जैसे अगर ये तार ऐसे तो ठीक है आ रहा है, इसी में तार ऐसे है थोड़ा सा कटा हुआ, ठीक है। तो अब एरिया वेक्टर इसका इधर हो जाएगा, और करंट का जो डायरेक्शन होता है वही किसका डायरेक्शन होता है, करंट डेंसिटी का। वही किसका डायरेक्शन होगा, करंट डेंसिटी का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये थीटा। जो करंट का डायरेक्शन है वही करंट डेंसिटी का। तो अब ऐसी स्थिति में यहां पर जे डॉट, कहां गया भाई, जे डॉट ए बराबर क्या लिखेंगे I, या फिर इसी चीज को जे ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या I। अच्छा, ये ए कॉस थीटा जानते हो क्या है, एरिया का कंपोनेंट करंट डेंसिटी की तरफ। इधर ए है ना वेक्टर ए, तो इसका कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो ए कॉस थीटा होगा, ए होता है तो इधर ए कॉस थीटा है, ऐसे तोड़ सकते हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या, कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट, ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, खैर, अब
आई बराबर फॉर्मूला हो सकता है जे कॉस थीटा, ठीक, या जे साइन थीटा, या जे बाय कुछ इस तरीके से अगर बनाएगा घुमा फिरा के 3-4 ठो, तो उसमें से सही ऑब्जेक्टिव में से एक टिक करेंगे हम लोग, ये बात का ध्यान रखना। इसी में अगर फॉर्मूला को चाहे तो और भी रूप सब दे सकते हैं। इसी में अब क्या है, करंट डेंसिटी बराबर आई बाई क्या है, ए है, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, चूंकि जे बराबर होता है आई बाय ए, इसीलिए जे बराबर आई के जगह पे एन ई ए वी डी बाय क्या ए लिख सकते हैं क्या, चूंकि ये तो ये है, ए और ए कट जाएगा तो जे बराबर क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। अच्छा, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि नहीं, ये एक ऑब्जेक्टिव में आ गया। अच्छा, इसी में लेट थोड़ा होगा ना, इसी में जे बराबर एन ई, इस वी डी को क्या लिख सकते हैं, देखो तो ई टॉ बाय एम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ई टॉ बाय एम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यही चीज करंट डेंसिटी बराबर देखो तो एन ई स्क्वायर, देखो टॉ बाय एम को एक साथ करो और इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर गुना में कर दो। ऐसा क्यों किया मालूम, एन ई इंटू ई स्क्वायर टॉ बाय क्या एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर छाट दिए। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बना, ये फॉर्मूला जे बराबर ये जो चीज है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है ओम्स लॉ, असली वाला ओम्स लॉ ये होता है। बात करेंगे इस पर, ये कैसे ओम्स लॉ है वो हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर सब चर्चा करेंगे, पहले लिख लेना है। ये टर्म पूरी तरीके से कांस्टेंट है, देखो तो जरा सा, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो कॉपर का तार में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एल्युमिनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर अगर हम लोग चांदी का कोई तार इस्तेमाल किए हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, सब में अपना अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम कोई एक तार लेकर के काम करें, एक तार लेकर के अगर पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कॉपर का तार लेकर के अगर चल रहे हैं, तार बदल नहीं रहे हैं, सिर्फ कॉपर ही लिए हुए हैं, तो उसमें तो अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स होगा कुछ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स होता है, मास भी फिक्स है। अच्छा, ये है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम दो तक जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है तो दो कॉलिजन के बीच का समय। अच्छा, अगर तापमान बढ़ा दे, टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराने लगता है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम में घट जाता है, तो करंट डेंसिटी भी घट जाएगा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है करंट डेंसिटी वगैरह सब पे। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन सब जल्दी जल्दी टकराने लगेगा तार में, और उसके कारण ये समय मेरा कम हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी भी चर्चा करेंगे इस पे विस्तार से। अच्छा, फिर ये जो सारा कांस्टेंट टर्म है, इन सारे कांस्टेंट टर्म को कोई एक तार में कोई एक नॉर्म फिक्स टेम्परेचर पर, अगर तार हम कॉपर का लिए हुए हैं, टेम्परेचर भी मेरा फिक्स है, नॉर्मल टेम्परेचर ही है, एक फिक्स टेम्परेचर है, तो ये वाला टर्म मेरा एकदम कांस्टेंट हो जाता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये सिग्मा यानी कंडक्टिविटी। ये सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी क्या होता है वो अभी हम समझाते हैं, ठीक है। इस कंडक्टिविटी से ही हम लोग जानेंगे थोड़ा सा रेसिस्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, कोई भी कंडक्टर का वह गुण जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, किसी भी कंडक्टर का वह गुण जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने देता है, वो कंडक्टिविटी है। ठीक इसका उल्टा क्या होगा, रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा रेसिस्टिविटी, वह गुण जो किसी भी कंडक्टर में करंट को पास करने से क्या रोकता है या विरोध करता है। तो हम लोग का हेडिंग जो था, मेन हेडिंग एनसीईआरटी में, वो याद करो, जो हम लोग ये जो चल रहे हैं वो एक्चुअल में मेन हेडिंग जो है हमारा वो क्या है, हाँ, कंडक्टर के अंदर तो करंट देख ही रहे हैं, इसमें हम लोग ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ क्या, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उत्पत्ति कैसे होता है उस पर हम लोग वहां तक पहुंचना था। तो यहां से अभी हम लोग कंडक्टिविटी तक आए थे, कंडक्टिविटी से ही हमको क्या मिलेगा, फिर रेसिस्टिविटी का भी चर्चा करेंगे, सब कुछ समझेंगे।
ये जो लिखा हुआ है ना करंट डेंसिटी बराबर क्या लिखा हुआ है, करंट डेंसिटी बराबर कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा असली में ओम्स लॉ है एक्चुअल में। इससे हम लोग I इज इक्वल टू वी बाय आर भी निकाल करके दिखा दें कि इससे कैसे I इज इक्वल टू वी बाय आर बन जाता है, वहां तक भी हम लोग पहुंचेंगे। ओम्स लॉ हेडिंग देंगे और वो भी हम लोग करेंगे। तो पहले इस कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा है, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि आखिर ये सिग्मा वो है क्या, ठीक है। क्या हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में वही बात तो लिखे कि क्या इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। किसी भी मटेरियल का ना या कंडक्टर का क्या वह गुण जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास करने के लिए देता है, पास करने देता है। किसी कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज्यादा है तो कहेंगे क्या कि उसमें ज्यादा अच्छे से करंट पास करेगा। किसी का कंडक्टिविटी कम है तो उसमें कम करंट पास करेगा। अच्छा, जैसे कि चांदी की बात करें और एल्यूमिनियम की बात करें, सिल्वर और एल्यूमिनियम की बात करें तो सिल्वर का कंडक्टिविटी ज्यादा है, क्या सिल्वर में ज्यादा अच्छा से करंट पास करता है एज कंपेयर टू क्या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की तुलना में। क्या कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये, इसको याद रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में काम दे दे, Ne² tau बाय m। तो जिस मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, बाकी सब तो सेम ही है। अच्छा, इसमें एक बात और है, ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हो सकता है, जैसे चांदी का अलग 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 होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा कंडक्टिविटी। तो चांदी का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, इसीलिए उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए। अच्छा ठीक, और एक चीज, इसमें एक चीज है, ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मार्क्स तो फिक्स होता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन के घनत्व पे निर्भर किया। और साथ ही साथ ये है क्या है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है इस पर हम चर्चा किए थे कि कभी भी जो इलेक्ट्रॉन जब चल रहा होता है किसी में क्या मटेरियल में, कंडक्टर में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो चलते चलते रास्ते में किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता सब भी ना, तो उसमें क्या होगा, अगर मान लिया जाए टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे, कहीं भीड़ भाड़ है वहां आग लगा दो, अगर सब नहीं छितर बितर हो जाएगा, जल्दी जल्दी टकराने लगेगा एक दूसरे से। तो यहाँ यही कहानी यहाँ पे यही है कि अगर किसी मटेरियल को क्या करेंगे, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होता है इलेक्ट्रॉन सब उसका जल्दी जल्दी टकराने लगता है, जल्दी जल्दी टकराएगा तो रिलैक्स होने का समय उसको कम मिलेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा। इसलिए ग्राफ बना दिए टेम्परेचर का किसके साथ, कंडक्टिविटी के साथ। टेम्परेचर अगर हम लोग क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगा, ठीक है। अच्छा, अगर सेमीकंडक्टर भी एक कोई चीज होता है ना, सेमीकंडक्टर का कहानी अलग है। उसमें सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसमें उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, वह उल्टा कहानी। उसके पीछे का लॉजिक पता है क्या, उसके पीछे का लॉजिक यह होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना उसमें वो बढ़ता है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन शुरू में कम रहता है सेमीकंडक्टर में। जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन वगैरह, उसमें क्या होता है कि एटम के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने एटम के अट्रैक्शन से जुड़ा रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मात्रा होता नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या कम रहता है। गर्म करने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाता है तो अच्छे से चालकता वो शो करने लगता है, कंडक्टिविटी शो करने लगता है। और ये किसके लिए है भाई, तो ये ग्राफ हमारा है फॉर कंडक्टर। जानते हो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ खींचिए, पूछेगा, तब उसमें उल्टा कहानी बदल जाएगा। अगर कंडक्टर के लिए बोलेगा कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ खींचिए, तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी घटता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी इसमें क्या होगा घटेगा, किसमें कंडक्टर में। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग बात कर ले किसके लिए, फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के लिए क्या कहानी होगा, सेमीकंडक्टर की अगर बात करेंगे तो कंडक्टिविटी और टेम्परेचर में अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, इसमें तो और अच्छे से करंट चलने लगता है, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा किसका बात हो गया, कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी के साथ सेम टू सेम एक और वैसा ही चीज होता है रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस पे तो अभी हम चर्चा ही नहीं किए, अभी हमको पहले ओम्स लॉ पे बात करना है।
ओम्स लॉ पे बात करेंगे, वहां रेसिस्टेंस आएगा, उस पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ करेंगे। ठीक है, अभी इसी टॉपिक में मोबिलिटी वगैरह सब भी है, ठीक है, वो सब भी आना, लेकिन उसमें था बहुत डिटेल, तो सारा बातचीत कर। रेसिस्टिविटी क्या हो गया? वह मटेरियल का वह गुण जो करंट को खुद से पास करने से क्या करता है? रेसिस्ट करता है ना, करंट को पास करने नहीं देता है। अच्छा, ये रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी का क्या होगा? उल्टा। कंडक्टिविटी का मतलब करंट पास करने देगा, रेसिस्टिविटी मतलब करंट थोड़ा का विरोध करेगा और रोकेगा। ठीक उसका उल्टा। तो उसमें उल्टा जब होगा तो उसमें सब कुछ बदल जाएगा। देखो सेम चीज, इसको भी हम उसी तरीके से लिख देते हैं, जरा देखो क्या बातचीत की है इसमें हम लोग कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, समझ लिया जाए फिर आराम से लिख लेंगे, बस 2 मिनट का और है। मोबिलिटी वगैरह भी इसमें हमको चर्चा करना है। रेसिस्टिविटी क्या होता है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेसिस्ट इलेक्ट्रिसिटी या विच रेसिस्ट इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। मटेरियल का वह गुण जो कि करंट को पास करने से क्या करता है? रेसिस्ट करता है, उसको विरोध करता है। ये कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा है। ठीक है, अच्छा तो रेसिस्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय कंडक्टिविटी। अच्छा, और कंडक्टिविटी को इधर लाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो कंडक्टिविटी बराबर 1 बाय रेसिस्टिविटी या रेसिस्टिविटी बराबर 1 बाय कंडक्टिविटी, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। इसमें अगर हम लोग बातचीत करें तो ये चीज देखो तो क्या ये हमारा बनेगा, ये चीज तो देखो तो जरा सा ये भी फॉर्मूला याद रखना कि रेसिस्टिविटी बराबर 1 बाय कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला है? NE स्क्वायर टॉ बाय m। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा तो रेसिस्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा? m बाय NE स्क्वायर टॉ। ये भी रिलेशन हमको याद रखना है। अच्छा, ये एकदम बहुत खास चीज है, इट मटेरियल, यानी कि जब तक हम लोग मटेरियल चेंज नहीं करेंगे तब तक रेसिस्टिविटी सेम रहेगा। जैसे अगर हम लोग कॉपर की बात करें और सिल्वर की बात करें तो रेसिस्टिविटी इन दोनों का अगर तुलना करेंगे तो रेसिस्टिविटी किसका ज्यादा होगा? कॉपर का रेसिस्टिविटी ज्यादा और सिल्वर का रेसिस्टिविटी कम, क्या कि वो विरोध कम करता है करंट का। सिल्वर, हाँ, जो सिल्वर है और कॉपर है दोनों का अगर एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं तो सिल्वर और कॉपर में तो सिल्वर का कंडक्टिविटी ज्यादा, रेसिस्टिविटी कम। कॉपर का कंडक्टिविटी कम, रेसिस्टिविटी ज्यादा चांदी के तुलना में। दोनों का एक दूसरे से अगर तुलना करेंगे तो सिल्वर में अच्छे से करंट पास करता है, ज्यादा अच्छे से करंट पास करता है कॉपर के तुलना में। अच्छा, यहां पर अगर ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है तो यहां पे देखो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? कंडक्टर के साथ टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएगा, रिलैक्सेशन टाइम हमारा घटेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो ये क्या होगा? बढ़ जाएगा, रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा। बात तो वही हो गया ना। हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर है ना, गर्म करेंगे ना तो करंट चलने में दिक्कत होता है। क्या फिर से क्या बोले? फिर से एक बार समझ लेंगे, ठंडा दिमाग से उसको अच्छे से बारीकी से समझना है। कोई तार है तांबा का, करंट चल रहा है उसमें, उसको गर्म किए, गर्म करने से क्या होगा? हम लोग बच्चे क्लास 10th में वैसे भी पढ़ता है लोग कि कोई तार में करंट चल रहा है ना, उसको गर्म करेंगे तो करंट चलने में उसमें दिक्कत आने लगता है, फिर ना उसका रेसिस्टेंस वगैरह बढ़ जाता है, ऐसा लोग पढ़ते हैं। ठीक, फिर भी इसी चीज को यहां पे हम लोग समझते हैं। कंडक्टर है, उसको गर्म किए तो गर्म करने से कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन सब है वो सब क्या होगा? जल्दी जल्दी टकराने लगेगा। तो जल्दी जल्दी टकराएगा तो रिलैक्स होने का समय कम मिलेगा इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम और रेसिस्टिविटी में उल्टा संबंध है। रिलैक्सेशन टाइम और किस में? रेसिस्टिविटी में उल्टा संबंध है। गर्म करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, जिस कारण रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। बारीकी से सारा वही चीज है, तो इस बात को हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, सो रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस फॉर क्या? कंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, जिस कारण से रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे इसका तो यहां पे देखो तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी तो बढ़ रहा है ना, रेसिस्टिविटी यानी कि दिक्कत बढ़ रहा है करंट का। टेम्परेचर बढ़ाने से करंट का दिक्कत बढ़ जाएगा, किसमें? कंडक्टर में। इसमें ये होगा कंडक्टर में हो रहा है ऐसा, तो ये इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे। ये क्या है? 4
कंडक्टर फॉर कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसी में सेमीकंडक्टर के लिए, जो कि वीवीआई ग्राफ है, ठीक है, फॉर पूछा हुआ है सेमीकंडक्टर, ठीक है, अक्सर पूछता है सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, तो सेमीकंडक्टर में उल्टा कहानी है। वहां पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो करंट को मदद मिलता है ना, तो वहां पे रेसिस्टिविटी क्या हो जाता है, कम। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, अच्छा एक बार ये टॉपिक आएगा फिर से एनसीईआरटी में, वहां पे एक हेडिंग है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, कि रेसिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे किस प्रकार से डिपेंड करता है, उसका एक फॉर्मूला वहां पर हम देंगे। रो इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एक फॉर्मूला आएगा, तो वहां पे और भी विस्तार से उसमें भी चर्चा करेंगे। एक बार फिर से वापस से आने वाला है, ठीक है, ये सेम टॉपिक आएगा। तब तक इसमें जिसका कुछ छूटा उटा हो पीछे का, वो सब चीज रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म हम लोग को लास्ट है बात करना है थोड़ा सा, मोबिलिटी क्या होता है, ठीक है, मोबिलिटी क्या होता है, पहले लिखा जाए इसको। तो मोबिलिटी क्या हो गया, जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस तरीके से, ऐसे कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसको बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलेगा, रहेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और इधर क्या, निगेटिव। अच्छा, तो प्लस से माइनस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा यहां पे, तो इसमें होगा क्या कि अंदर में जो भी इलेक्ट्रॉन सब है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा इस तरफ, है ना। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का जो है वो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, ई टॉ बाय एम। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि अच्छा ठीक है भैया, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ध्यान से यहां पे हमको एक टर्म जानना है, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब हम लोग यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, यानी कि 1 न्यूटन पर कूलम, कितना, 1 न्यूटन पर कूलम, तब उस समय जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वही कहलाएगा क्या, मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको डिफाइन कर लेते हैं जरा, क्या चीज लिखे, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ना। मोबिलिटी को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट क्या आए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है वही क्या है, मोबिलिटी, ठीक है। अच्छा, इस मोबिलिटी का हम लोग यूनिट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट का क्या बनेगा, देखो तो ऐसा यूनिट क्या बनेगा मोबिलिटी का, ऊपर में क्या है, वेलोसिटी, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिख सकते हैं, हाँ, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अच्छा ठीक है, तो इसमें हमारा ये चीज क्या बन जाएगा, देखो तो मीटर भागा सेकेंड, और ये न्यूटन और मीटर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन सेकेंड ना। ऐसे भी हो सकता है, या फिर एक और इसका भी यूनिट हो सकता है, देखो ऊपर में वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा, मीटर पर सेकेंड भागा, नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट और होता है, वोल्ट पर मीटर,
एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो यहां से ऐसा भी हो सकता है, मीटर भागा सेकेंड, नीचे में क्या वोल्ट रहेगा। अच्छा, और मीटर नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड बोला जाए। अच्छा रुक 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 रुक, ठीक बात बोले। न्यूटन पर कुलम, हाँ ये तो बात ठीक बोले। वोल्ट पर मीटर इधर होता है और इसमें तो न्यूटन पर कुलम्ब होता है। सही बात बोल रहे, सही सही सही, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये मीटर और ये क्या इस तरीके। अच्छा, इसमें ये वाला यूनिट इसका ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो अच्छा, इसका यूनिट याद रखना है कम से कम, क्या पता कहीं एग्जाम में पूछे। कम से कम फॉर्मूला अगर याद रहेगा, पता रहेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, तो खुद से भी यूनिट बना सकते। अच्छा, इसमें अगर हमको इसका डायमेंशन पूछेगा तब, इसका डायमेंशन अगर पूछेगा तब डायमेंशन क्या करेंगे, ऊपर में तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वेलोसिटी यानी रफ्तार का तो मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि L भागा T। और नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, हमको तो पोटेंशियल का खाली याद है, पोटेंशियल बटे दूरी को कहते हैं, पोटेंशियल बटे दूरी को कहते हैं। अब पोटेंशियल का याद है ml स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स, ये पोटेंशियल का याद है। अब बटे मीटर यानी लंबाई L, तो ये से ये कटा, तो ये L भागा T, और नीचे में ml T का पावर -3 A का पावर -1। अच्छा, तो इसी को थोड़ा ठीक से लिखेंगे अगर, तो डायमेंशन अपना निकालना या आना चाहिए। ये L और L ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/m T का पावर -2 A का पावर -1, तो ये हो गया m का पावर -1 T का पावर 2 और A का पावर +1। तो निकालना हो खुद से। डायमेंशन किसका, मोबिलिटी का। डायमेंशन किसका भाई, तो मोबिलिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो तो मीटर पर सेकेंड होता है, तो लंबाई और क्या टाइम है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर यानी कि लंबाई के लिए L, सेकेंड यानी टाइम के लिए T कर दिए। रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला हमको पता है, पोटेंशियल भागा दूरी E=V/R, पोटेंशियल बटा दूरी। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है ना क्या, वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट यानी कि पोटेंशियल भागा मीटर। तो पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या, ये चीज पोटेंशियल का डायमेंशन हमको याद था, पोटेंशियल को बोले थे डायमेंशन याद करने के लिए। पोटेंशियल का और फोर्स का डायमेंशन याद रहने से काम हो जाता है। पोटेंशियल का ml स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स। रही बात नीचे में मीटर है तो L, तो ये L से ये पावर कट गया, और उसके बाद क्या ये T नीचे आ गया और ऊपर में L रहा ही, फिर L और L भी कट गया, इसी को नीचे सॉल्व कर लिया बस। दो डायमेंशन कैसे हो जाए, हाँ क्या चीज से, नहीं किसी से भी निकालो उससे मर, डायमेंशन तो एक के होता है। क्या चीज में, न्यूटन में है ना ml T इनवर्स 2, कुलम चार्ज है उसका 80 रहेगा, नहीं तो आएगा अपने आप कट जाएगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे हम इस वाले से निकाले चाहे किसी वाले से निकाले, वो कट कुट करके वैसे ही आएगा। अगर तुमको ऐसे चेक करना हो तो चेक कर सकते हो। क्या बात करें, अगर इसमें ये वाला चीज से भी निकालोगे तो वही आएगा जी, इससे बोल रहे हो ना, मीटर पर सेकेंड यानी कि L भागा T के बटे में न्यूटन यानी फोर्स का ml T इनवर्स 2 और भागा चार्ज का AT, तो वही होना चाहिए ना, L भागा T और इधर क्या हो जाएगा ml T का पावर -2, ये T नीचे आ गया और ये AT ऊपर चला गया, तो अभी भी तो L और L
कैंसिल हो गया, ठीक है, टी और टी भी कैंसिल हो गया, m नीचे से ऊपर जाएगा तो m का पावर -1, t नीचे से ऊपर जाएगा तो t का पावर +2, और a तो वहां पे है ही, वही तो आ रहा है। तो चाहे किसी भी तरीके से निकाले उससे मतलब नहीं है, डायमेंशन जो है उसका तो आएगा ही, ठीक है। तो ये मोबिलिटी के बारे में इतना है, थोड़ा इसको लिखा जाए पहले तब आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें मोबिलिटी में एक चीज और ध्यान दिया जाए, मोबिलिटी में हम लोग और एक चीज ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं, मोबिलिटी बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी या बटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ई टॉ बाय एम, अब भागा में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे फॉर्मूला रख सकते हैं ई टॉ बाय एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई, तो यहां पे ई टॉ भागा एम, ई टॉ भागा एम, और यहां पे ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये और ये मेरा क्या हो गया, कट गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा ई टॉ बाय एम। ये भी समझ में आया कि मोबिलिटी का ये एक फॉर्मूला बना। अच्छा, मोबिलिटी डिपेंड करता है क्या चीज पे, रिलैक्सेशन टाइम पे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास फिक्स होता है, तो यानी कि मोबिलिटी रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है, इसका मतलब मोबिलिटी हमारा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। मोबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, तो मोबिलिटी भी घट जाएगा, है कि नहीं, ना। ये सब मोबिलिटी रिलैक्सेशन टाइम के साथ सीधा संबंध है उसका। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घटता है ना, और रिलैक्सेशन टाइम घटने का मतलब क्या हो गया, मोबिलिटी का घटना ना। तो यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी घटे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, जिस कारण मोबिलिटी भी घटेगा। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से मोबिलिटी घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोबिलिटी भी घटेगा। तो टेम्परेचर और मोबिलिटी में उल्टा रिलेशन हो गया, ठीक है। इसको लिखिए पहले, उसके बाद बात करते हैं। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़